हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एडीएएस का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों से एक एक सवाल पूछा जा सकता है। तो आज का जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इस पार्ट का थोड़ा सा पोर्शन जो है या अधिकतर पोर्शन कह लो वो मनी बैंकिंग के अंदर भी पढ़ा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ आएगा। मैं फिर भी इसको कोशिश करूंगा कि अच्छे से इन डेप्थ में आपको करा दूं अगेन, राइट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट नंबर 3, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। मैंने आपको बताया है एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है और एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है, राइट। अब एक्सेस डिमांड में एडी यानी कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है एएस से, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एडी को कम करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी है कि यार लोग डिमांड जो है वो कम करें। वो कैसे लोग डिमांड कम करेंगे, उसके लिए दो पॉलिसी है, एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एक है गवर्नमेंट की, राइट। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली सिमिलर है उसमें जो आपने बैंकिंग चैप्टर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और जो फिस्कल मेजर है ये सरकार द्वारा, ये हम आप पढ़ेंगे और ये बहुत आसान है, ये तो फिर भी थोड़ा लेंदी था, ये तो बहुत ही छोटा है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे ताकि जो डिमांड है लोगों की वो कम हो जाए। और डिमांड कम कब होगी लोगों की, जब मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, यानी कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है ना उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तब लोग डिमांड कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई को लिबरल किया जाएगा, इजी किया जाएगा, ताकि लोग डिमांड जो है वो ज़्यादा करें। तो इसमें भी दो पॉलिसी, एक आरबीआई की पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी। कुल मिलाकर टॉपिक यही है कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे। एक बात और, एक्सिस डिमांड जो है इसी को हम लोग ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या एक्सिस एम्प्लॉयमेंट या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, एक ही बात है। डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन। एक्सिस डिमांड को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, या हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, या बोलते हैं एक्सिस फुल एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एक ही बात है, कभी कल क्वेश्चन आ जाए मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, तो एक ही आंसर होगा, मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप तो भी एक ही आंसर होगा, राइट। अब आते हैं क्लास, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इट रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो फिस्कल पॉलिसी से एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। तो सबसे पहला है क्लास गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, आप मुझे नॉर्मली बताओ, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी क्लास, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, सरकार जो अपने खर्चे हैं ना उसको कम कर देगी। जैसी ही सरकार खर्चे कम करेगी, सरकार का खर्चा लोगों की इनकम होती है, तो लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो जो सरकार की स्पेंडिंग है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क भी बोलते हैं इसको, इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी स्पेंडिंग्स को कम करेगी, इससे सरकार की इनकम कम होगी और जो डिमांड है वो भी कम होगी, राइट। दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड,
डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग्स है, सरकार की जो स्पेंडिंग्स है वो बढ़ा देगी। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोगों को इनकम ज़्यादा मिलेगा। सरकार मान लो सड़क बनाने पे, अलग अलग योजनाओं पे सरकार पैसा खर्च करेगी, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। देखो, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम थी, सरकार ने अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाकर डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की, और एक्सिस डिमांड में डिमांड ज़्यादा थी, सरकार ने अपनी स्पेंडिंग कम कर कर डिमांड को कम करने की कोशिश की। तो ये आप ध्यान रखना, मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, या मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में फिस्कल पॉलिसी का जो पहला कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क। इन्फ्लेशन में या एक्सिस डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, डिफ्लेशन में सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। ठीक है। दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसी। बहुत ही सिंपल है, अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी क्लास, अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, एक्सिस डिमांड है, तो सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी। अगर टैक्सेस लोगों का बढ़ेगा तो जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो सरकार की कम हो जाएगी, लोगों की कम हो जाएगी, और लोग डिमांड कम करेंगे। सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया, टैक्स रेट ज़्यादा हो गया, तो लोगों के पास टैक्स कट के जो इनकम मिला वो बहुत कम मिला, और लोग डिमांड भी कम करेंगे। अगर पैसा ही कम आया है तो खर्चा भी तो कम होगा भाई, सीधी सी बात है। डेफिशिएंट डिमांड में अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना हो तो सरकार क्या करती है, टैक्स रेट कम। टैक्स रेट कम करते ही लोगों की इनकम ज़्यादा लगने लगेगी, उनको सामान सस्ता मिलने लगेगा, और वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ाएगी और अपने जो स्पेंडिंग्स है उनको कम करेगी। कंट्री में डिफ्लेशन है, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएगी या फिर टैक्स रेट को कम करेगी। यही दो पॉलिसीज को बोलते हैं, यही दो इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है, राइट। तो ये हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्लास, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। ये टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ बाय इंक्रीजिंग द टैक्स burden on the household and the producers गवर्नमेंट रिड्यूस द परचेसिंग पावर। सरकार टैक्स रेट को जैसे बढ़ाती है परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, और जब अगर सरकार टैक्स रेट को कम करती है तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की परचेसिंग पावर बढ़ाती है ताकि वो डिमांड ज़्यादा करें, और एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को इसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो हो गई नई बात जो आपने अब सीखा, और अब मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं वो बात जो आपने पहले से पढ़ रखा है, सीख रखा है। वो है मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स। एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जब आरबीआई स्टेप उठाता है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स। इसके अंदर दो मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर चार है, बैंक रेट एंड रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर मिला के लीगल रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव में हमें हमारे सिलेबस में एक ही पढ़ना है जो कि है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को समझाता हूं, और एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को इन पॉइंट्स के थ्रू कैसे कंट्रोल करना है। जो मैंने बैंकिंग चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना, बिल्कुल सेम ही टॉपिक है, बस वहां पे एक्सिस डिमांड की जगह वर्ड यूज किया था इन्फ्लेशन। यहाँ एक्सिस डिमांड के लिए एक्सिस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ये यूज कर रहे हैं। और पहले यूज करते थे डिफ्लेशन, अब यूज करेंगे डिफ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर डेफिशिएंट डिमांड, राइट। तो और कुछ नहीं, काम सारा सेम है। तो बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, और उसी को रेपो रेट ही बोलते हैं। बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक जनता को भी महंगे रेट पे लोन देगी। और अगर कंट्री में अगर जनता को महंगे रेट पे लोन देगी, लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप या अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट या रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट कम होगा, जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट कम होगा, ध्यान रखना, जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट कम हो गया
तो होगा क्या कि कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक को सस्ते रेट पे लोन देगी और लोग लोन ज्यादा लेंगे सस्ते रेट पे और डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो डिफ्लेशन में डिमांड कम था, इसको कम करके डिमांड को बढ़ा दिया गया। इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड में डिमांड ज्यादा था रेपो रेट को बढ़ाकर या बैंक रेट को बढ़ाकर डिमांड को कम किया गया। दूसरा है सीआरआर, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं एसएलआर। और दोनों को मिला के बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, यह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कमर्शियल बैंक अपने हर डिपॉजिट का, जब लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो उसका एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और थोड़ा सा अपने पास रखती है, जिसको इसको एसएलआर बोलते हैं, चाहे कैश में चाहे गोल्ड रिजर्व में। और थोड़ा वो आरबीआई को दे देती है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो देखो आरबीआई इसको सेट करती है, अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक लोन कम देगा, है ना, क्योंकि भाई 100 रुपए आया, आरबीआई कहते हैं 25 रुपए रखना है, 25 रुपीज रखना है, तो 100 में से 100 में से 25 रख लोगे तो 75 का लोन दोगे। कल को आरबीआई बोलेगी 30 रुपीज रखना है आपको, थोड़ा हमारे पास थोड़ा अपने पास, तो लोन 70 का जाएगा। 40 रुपीज रखना है तो लोन 60 का जाएगा। तो भैया ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कमर्शियल बैंक के हाथ बंद जाएंगे लोन देने के लिए। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड इसको बढ़ाया जाता है, जैसे ये बढ़ेगा जनता को लोन कम जाएगा, बैंक लोन कम दे पाएगी, ठीक है, और लोन कम तो डिमांड कम। और जैसे इसको कम करेंगे ना तो जनता को लोन जो है क्या मिलेगा, ज्यादा। ध्यान रखना, जैसे सीआरआर एसएलआर कम हो गया जनता को लोन ज्यादा मिलेगा, रिजर्व कम हो गया लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सरकारी शेयर्स को, सिक्योरिटीज को बेच देती है ताकि जनता के पैसे सिक्योरिटीज में ब्लॉक हो जाए, वो डिमांड ना कर पाए और बैंक भी किसी को लोन ना दे पाए, क्योंकि जनता पेमेंट कर देगी सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पैसे निकाल के। मान लो आप जनता हो, मैं आरबीआई हूं, मैंने सरकारी शेयर्स आपको बेचे तो आपके पैसे ब्लॉक हो गए ना, फिर आप डिमांड थोड़ी कर पाओगे, आपके पैसे तो सिक्योरिटीज में ब्लॉक हो गए। सरकारी शेयर्स खरीद लिया आपने, ट्रेजरी बिल्स खरीद लिया आपने, क्योंकि सेफ होता है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें, रिटर्न अच्छा होता है, लूटा नहीं जाता। तो इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक से परचेज कर लेगी। बेटा मैंने बहुत डीपली बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके बैंकिंग चैप्टर के लास्ट पार्ट जो है ना, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो जरूर पढ़ना, बिल्कुल इसको डीपली बता रखा है। स्टिल मैं यहाँ पे भी आपको क्लास अच्छे से समझा रहा हूँ और बिफोर बोर्ड एग्जाम भी एक बार डीपली करा के भेजूंगा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक के पास ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस सरप्लस पैसे को रख देती है, जिसपे कुछ इंटरेस्ट भी इनको मिल जाता है, तो वो जो रेट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इनफॉर्मल भाषा में समझने के लिए, कमर्शियल बैंक ने जिस रेट पे आरबीआई को लोन दे दिया वो रिवर्स रेपो रेट है। अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। पहला वाला जो एरो बना है ना वो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए है, दूसरा डेफिसिट। तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक सारा का सारा पैसा आरबीआई को देना चालू कर देंगे ताकि वहां से अच्छा ब्याज मिले, तो जनता को लोन कम मिलेगा, जनता डिमांड कम करेगी, पब्लिक की डिमांड कम, एडी कम। तो इसीलिए एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, ध्यान से समझना। डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई बोलेगी हम तुम्हें नहीं दे रहे ब्याज व्याज, हम तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट नहीं देंगे, तुम जनता को पैसे उधार दो, क्योंकि उनको जरूरत है, ताकि वो लोग डिमांड को ज्यादा करे। कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, आरबीआई का मोटो सोशल वेलफेयर होता है, तो आरबीआई उस सिचुएशन में इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये समझ आ गया ना क्लास? देखो मैं बताता हूँ, एक्सिस डिमांड कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देना है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करना है और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना है। और डेफिशिएंट डिमांड में बैंक रेट रेपो रेट को कम करना है, सीआरआर एसएलआर को कम करना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को सेल करना है और रिवर्स रेपो रेट को कम करना है, ठीक है। अगर मान लो 10 लाख का आपको लोन चाहिए और आपके पास 15 लाख की प्रॉपर्टी, तो बैंक कहती है 15 लाख की प्रॉपर्टी दिखाओगे तब 10 लाख का लोन लेंगे, तो ये लोन देंगे। तो इस 5 लाख को क्या बोलते हैं क्लास? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इस 5 लाख को?
मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आगे मेरी बात समझ। अच्छा, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक बोलेगी 15 या एक्सिस डिमांड है, 15 लाख की प्रॉपर्टी पे सिर्फ 8 लाख का लोन देंगे, यानी कि मार्जिन को बढ़ा दिया, मार्जिन 5 की जगह 7 कर दिया, 15 माइनस 7 8। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है ना तो मार्जिन बढ़ाया जाता है जनता को लोन कम देने के लिए, ताकि वो डिमांड कम करे, जितना कम लोन देंगे उतना कम डिमांड करेगा। और अगर कंट्री में डेफिशिट डिमांड है तो इस मार्जिन को कम कर दिया जाता है, बैंक कहती है 15 लाख की प्रॉपर्टी है 12 लाख का लोन दे देंगे और मार्जिन कितने का हो गया फिर, सिर्फ 3 लाख का। 15 लाख की प्रॉपर्टी, 3 लाख का मार्जिन, तो लोन कितने का चला गया, 12 लाख का। तो ये 12 लाख का लोन गया है, यानी कि लोन ज्यादा जा रहा है मार्जिन को कम करने से। तो डेफिशिएंट डिमांड में आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करेगी। जैसे ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगा लोगों को लोन ज्यादा जाने लग जाएगा। और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है, लोन ज्यादा देके। जैसे ही ज्यादा लोन जाएगा लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। अरे लोग लोन लेके करेंगे क्या, खर्चा ही तो करेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, फिर कर्जदार की पेमेंट करेंगे। लोन कोई लेके घर पे तो रखेगा नहीं पैसे, कहीं ना कहीं खर्च होगा, पैसा इकोनॉमी में आएगा और डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये है क्लास आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक्सिस डिमांड, डेफिशिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, फुल एक्सिस, फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करते हैं। नाम चाहे अलग अलग हो, ट्रीटमेंट काम वही होगा, राइट। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट। ये छोटा सा टॉपिक रह गया था पिछली क्लास में, 2 मिनट में इसे भी करा देता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने क्या बताया था, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास अगर काम है उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी चल रहा है अभी वेज रेट जो भी चल रहा है मार्केट में, उस रेट पे काम करने के लिए तैयार है और उनके पास काम है, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन when corresponding to a given wage rate demand for labor force is equal to supply for labor force, यानी यहाँ पे जितनी लेबर फोर्स की डिमांड है उतनी ही लेबर फोर्स की सप्लाई है और मार्केट इक्विलिब्रियम में है, राइट। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। देश के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है ना तो बेरोजगारी तब भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर काम नहीं करना चाहते, हमें काम ही नहीं करना या हमें इतने कम सैलरी पे काम नहीं करना, 100 नखरे हैं उनके, तो यार वो लोग काउंट नहीं होते फिर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी सिचुएशन में कई सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं जानबूझ के, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है। रीजन 2 हैं, काम ही नहीं करना चाहते या लो सैलरी है तो काम नहीं करना चाहते, इतनी कम सैलरी में काम नहीं करेंगे इतने पढ़े लिखे हम, ठीक है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सभी लोगों के पास रोजगार है। हाँ, जो काम करना चाहते हैं, उस रेट पे काम करने के लायक हैं, उनके पास अगर काम है ना तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्लास ये 3 तरह का ये 4 तरह का अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी का ढांचा चेंज होता है, इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन में चली जाती है, मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का यूज़ करती है, तो कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कंप्यूटराइजेशन जब आया कि सारा काम कंप्यूटराइजेशन होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर के थ्रू होगा, तो जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता वो बेरोजगार हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। गरीब लोगों को नहीं आता, वो क्या करें। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक पर्सन एक जॉब को छोड़ता है यहाँ से और फिर दूसरी जॉब को पकड़ता है, तो ऐसा हो सकता है वो बीच में 4 दिन 10 दिन, है ना, 1 वीक, 2 वीक्स या 30 डेज का या 1 ईयर का गैप आ जाए, तो इस दौरान जो क्लास बेरोजगार है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे काम ही नहीं करना या फिर मुझे इस रेट पे काम नहीं करना, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, लेकिन काम ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो कहाँ काम करें। वो तो काम करना चाहते हैं, वो कैपेबल भी हैं, बट काम ही नहीं है। अकर्स व्हेन सम पीपल नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, काम करना चाहते हैं और हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब, इकोनॉमी जॉब ही क्रिएट नहीं कर पा रही बिकॉज प्लान आउटपुट इज लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट। तो जो प्रोडक्शन किया जा रहा है प्लान आउटपुट वो बहुत कम है, लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो लेबर की जरूरत ही नहीं है, तो जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उस सैलरी में भी काम करना चाहते हैं जो मार्केट में चल रहा है, बट स्टिल उनके पास काम नहीं है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। 1 मार्कर में उम्मीद है क्लास आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज हम लोगों ने
एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड का अच्छे से समझ लिया कैसे कंट्रोल किया जाता है इन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट भी समझ लिया। तो यहाँ तक पढ़ के आना, अगली क्लास से कोशिश करेंगे धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।